दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान मंडल पर। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं ज्ञान बिंदु के दरोगा के डबल स्टार टेस्ट सीरीज को। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर किए अपने टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको गांधी इरविन समझौता के बारे में बताते हैं। 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं और यह समझौता दिल्ली में हुआ था, जिसके कारण इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों इस समझौते में गांधी जी के कुछ शर्तों को लॉर्ड इरविन मान गया था और लॉर्ड इरविन के कुछ समझौते को गांधी जी माने थे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गांधी जी के किन शर्तों को लॉर्ड इरविन मान गया था। तो गांधी जी ने कहा था कि हमें शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दिया जाए, तो लॉर्ड इरविन इसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद इस आंदोलन के दौरान जिन लोगों की नौकरियां गई थी, लॉर्ड इरविन उनको वापस देने के लिए सहमत हो गया। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम हिंसक अपराधियों को छोड़कर सारे अहिंसक अपराधियों को छोड़ देंगे, यानी कि वैसे अपराधी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है उनको रिहा कर दिया जाएगा। दोस्तों तो इरविन के अनुसार भगत सिंह और उनके जो साथी थे उन पर हिंसा का आरोप था, इसलिए उनको रिहा नहीं किया गया। और उसके बाद गांधी जी उनके जिन शर्तों को माने थे उनमें यह था कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। चलिए दोस्तों अब अपने कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है, सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हुई। बिल्कुल नहीं, केवल अहिंसक अपराधी को छोड़ने की बात कही थी सरकार। इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकान पर धरना देने के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल नहीं, वो बोला था कि आप लोग शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं। इसके बाद समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर इसमें असत्य की बात करें तो ए तथा बी दोनों असत्य है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, परिपक्व अवस्था वाले हड़प्पाई स्थलों की पहचान कीजिए। देखिए इसमें हमारे स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुंद्रो। दोस्तों ये सारे परिपक्व हैं। बनवाली, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो बिल्कुल। लोथल, हड़प्पा, चुनहुंद्रो बिल्कुल। लोथल, कालीबंगा, बनवाली बिल्कुल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सभी इसमें जो है वो परिपक्व अवस्था वाले ही हड़प्पाई स्थल हैं। दोस्तों आपको थोड़ा सा हड़प्पाई सभ्यता के बारे में बता देते हैं। इसका काल बताया जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। दोस्तों इसमें सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा शहर को, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। बंगाल में द्वैध शासन को स्थापित करने वाले और द्वैध शासन को अंत करने वाले गवर्नर क्रमशः थे। देखिए दोस्तों, तो बंगाल में द्वैध शासन को शुरू किया था लॉर्ड क्लाइव। कब किया था? तो 1765 में। और इसको खत्म कौन किया था? तो 1772 में इसको खत्म किया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो शुरू किया क्लाइव ने, खत्म किया वारेन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्कविस की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों मार्कविस कहा जाता था आर्थर बैलेजली को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बैलेजली की बात करें तो यह भारत में सहायक संधि को लागू किया था, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि सहायक संधि को किसने प्रचलित किया, तो वह था आर्थर बैलेजली। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह की किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है मौलवी अहमदुल्ला शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा हम 1857 की क्रांति के बारे में जाने। तो दोस्तों यह क्रांति विधिवत रूप से 10 मई 1857 को मेरठ के जेल से स्टार्ट हुई थी। दोस्तों 10 मई को वहां के क्रांतिकारियों ने वहां के जेल में जो अपराधी बंद थे उन्होंने सारे अंग्रेज को पीटने का काम शुरू कर दिया और जेल तोड़ने लगे। उसके बाद दोस्तों वो 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 तारीख को उन्होंने अपना जो नायक है वह बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को बनाया और उनके नेतृत्व में पूरे देश में एक तरह से
यह आंदोलन प्रचलित हो गया और हर जगह लोग अंग्रेजों का विरोध करने लगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 1930 ईस्वी में पारित सारदा एक्ट के द्वारा लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? देखिए दोस्तों, तो 1930 की बात करें तो उस समय सारदा एक्ट के अनुसार लड़का की शादी की आयु 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया गया था, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे? तो दोस्तों वे थे अहमदिया आंदोलन के जो नेता थे वे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में का सम्मिलित नहीं था? चलिए दोस्तों ऑप्शंस को पढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने का विरोध, बिल्कुल ये तो सम्मिलित था। उच्च प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण करने की मांग, ये भी सम्मिलित था। आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाया, ये भी सम्मिलित था। स्वशासन के मुद्दे को उठाया, दोस्तों ये सम्मिलित नहीं था। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करें। चलिए कथन को पढ़ते हैं। ए.ओ. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। ये तो कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इसका दो और कथन है। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने की, बिल्कुल सही है, यानी कि डब्ल्यूसी बनर्जी। अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन बॉम्बे में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, तो इसमें गलत था हमारा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम लाइन से सारे प्रांतों के बारे में बताते हैं कि किसने सबसे पहले और किसने उसके बाद सहायक संधि को स्वीकारा। तो सबसे पहले इसको स्वीकार किया था हैदराबाद, हैदराबाद के बाद में मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध, फिर उसके बाद में पेशवा, फिर उसके बाद में भोसले और सबसे बाद में सिंधिया, फिर ग्वालियर। देखिए दोस्तों, तो अब हम अपने ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। तो 1 पर तो हो जाएगा हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, फिर उसके बाद अवध 3 पे, फिर ग्वालियर 4 पे। तो सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ? चलिए दोस्तों, आपको इसके बारे में बताते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध 1816 से 18 के बीच में, 1814 से 16 के बीच में हुआ था। तो दोस्तों, इसमें जब 1816 में यह युद्ध खत्म हो गया, तो इस संधि के बाद, यानी कि 1816 में इस युद्ध के बाद एक संधि हुई जिसका नाम था सुगौली की संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले आत्मीय सभा का स्थापना किया था, कब? तो 1815 में। बाद में दोस्तों इसी सभा का रूप बदलकर ब्रह्म सभा का स्थापना किया गया, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था? चलिए दोस्तों, अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों को विस्तार किया गया, बिल्कुल ये सम्मिलित था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया, बिल्कुल सम्मिलित था। विधानमंडल के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, बिल्कुल ये भी सम्मिलित था। गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया, नहीं, ये सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों, इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। 3 संगम निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में आयोजित किए गए? देखिए दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले ऋषि अगस्त, ऋषि नकीकार और फिर ऋषि अगस्त, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं। यह एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र था, बिल्कुल सही है। यह चीनी हेन
सांग ने यहाँ अध्ययन किया था। बिल्कुल सही है। हमें इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन के माध्यम से पता चलता है। यह मुख्य रूप से प्राचीन जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिम्मेदार था। ये तो सही है, लेकिन दोस्तों केवल चीनी यात्रियों के माध्यम से नहीं, और भी देशों के यात्रियों ने इसका वर्णन किया है। तो दोस्तों इसमें अगर गलत की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की? तो दोस्तों इसका खोज किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, और यह पाकिस्तान में है। याद रखिएगा। दयाराम साहनी की बात करें तो इन्होंने सिंधु घाटी के प्रथम शहर हड़प्पा का खोज किया था, और हड़प्पा के नाम पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने पर्ल हार्बर पर किस तारीख को हमला किया था? तो दोस्तों उसने हमला किया था 7 दिसंबर 1941 को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यह पर्ल हार्बर जो बंदरगाह था यह अमेरिका का था। जब जापान ने अमेरिका के बंदरगाह पर हमला किया तो आपको पता होगा कि 1945 ईस्वी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर 2 परमाणु बम गिराए, जिसके बाद जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। अगला सवाल है, अमेरिकी क्रांति ने अगली किस क्रांति को अत्यधिक प्रेरित किया? दोस्तों इसने फ्रांसीसी क्रांति को सबसे ज्यादा प्रेरित किया था। याद रखिएगा। अब आपको बता दें कि जो अमेरिकी क्रांति है इसका नेता कहा जाता है जॉर्ज वाशिंगटन को, और जो जॉर्ज वाशिंगटन थे ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी थे। याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार खो दिया? तो दोस्तों वह था 1833 का चार्टर एक्ट। आपको बता दें कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था व्यापार पर, वह केवल चाय और चीनी को छोड़कर बाकी सब पर खत्म हो गया था। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इसके बाद सारे चीजों पर से एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। अगला सवाल है, भारतीय संघवाद असमान संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके तहत सभी राज्य समान नहीं है और कई को विशेष दर्जा प्राप्त है। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों नागालैंड को विशेष दर्जा अनुच्छेद 371 ए के अनुसार दिया गया है। याद रखिएगा। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सार्वजनिक खजाने का संरक्षक कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। याद रखिएगा। अगला सवाल है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर सलाह देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा निकाय गठित किया जाता है? तो दोस्तों इनके द्वारा गठित किया जाता है वित्त आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, समान वोटिंग के मामले में निम्नलिखित में से कौन सामान्य में केवल साधारण मत डाल सकता है? देखिए दोस्तों, जब किसी मुद्दे पर समान मत पड़ जाता है तो निर्णायक मत देने का जो काम करता है वह देता है लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए दोस्तों, अगर उस समय लोकसभा का अध्यक्ष अपने स्थान पर नहीं है और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी है तो वह उस समय निर्णायक मत देगा। याद रखिएगा। और लोकसभा का अध्यक्ष कब पीठासीन अधिकारी नहीं होगा? जब इसको हटाने के लिए कार्यवाही की जा रही हो तो उस समय यह निर्णायक मत नहीं दे सकता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो दोस्तों यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। याद रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जो महाभियोग शब्द है यह केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? तो दोस्तों यह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
दोस्तों अगर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के और महत्वपूर्ण फैसलों की बात करें तो इसी दौरान जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और दोस्तों वह था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था जिसको सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो दोस्तों वह था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपातकाल के संदर्भ में 14वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं किया गया था? चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, बिल्कुल ये तो शामिल किया गया था। इसके बाद है राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, बिल्कुल। इसमें प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। इसके बाद है इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए की जा सकती है, नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब इसमें किस प्रावधान को शामिल नहीं किया गया था, तो इसमें इस प्रावधान को शामिल नहीं किया गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है भारत के किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए लागू की जाएगी, इसकी घोषणा इसमें नहीं की गई थी। अगला सवाल है, क्या संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कोई कानून बना सकती है? सभी राज्यों की सहमति से, अधिकांश राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, किसी भी राज्य के सहमति के बिना? दोस्तों अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि हो, अगर उसको किसी राज्य में लगानी हो तो उसके लिए केंद्र को किसी भी राज्य की सहमति की जरूरत नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देख लेते हैं। एक तरफ दोस्तों जलधारा दी हुई है और दूसरी तरफ महासागर दिए हैं कि किस महासागर की वो जलधारा है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले है गल्फ स्ट्रीम। तो दोस्तों अगर गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, याद रखिएगा, यानी कि ए में हमारा हो जाएगा 3। उसके बाद है हम्बोल्ट जलधारा। दोस्तों अगर हम हम्बोल्ट जलधारा की बात करें तो जो हम्बोल्ट जलधारा है यह प्रशांत महासागर की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम आपको बताए हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की। उसके बाद जो फोकोलैंड है वह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है और जो अगुलहास है दोस्तों यह हिंद महासागर की जलधारा है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस या किन शैलों का निर्माण दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की क्रिया के फलस्वरूप होता है? तो दोस्तों देखिए यह चट्टान है कायांतरित चट्टान। दोस्तों इसका नाम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है, नाम से ही स्पष्ट है कि यह रूपांतरण के फलस्वरूप बनता है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। भूगर्भीय एस तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अगर हम बात करें एस तरंगों की तो दोस्तों जो एस तरंगे होती है ये सेकेंडरी तरंग होती है और यह पी तरंगों के बाद किसी भी जगह पर पहुंचती है, यानी कि इसकी जो चाल है पी तरंगों से कम होती है। उसके बाद जो एस तरंगे हैं दोस्तों ये जो चलती है वे तरंग गति की दिशा के लंबवत इसमें कंपन होता है। उसके बाद पी तरंगों में जो कणों का कंपन होता है वह तरंग की गति की दिशा में होता है। उसके बाद दोस्तों जो एस तरंगों से विनाश होता है वो पी तरंगों से ज़्यादा होता है। चलिए अब देखते हैं अब कथन को। पहला कथन है एस तरंगे धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती है, बिल्कुल। पी तरंगे प्राइमरी है, एस तरंगे सेकेंडरी है। तो जो पी तरंगे हैं वो एस तरंगों से पहले पहुंच जाती है। एस तरंगे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में चलती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है, लेकिन जो एस तरंगे हैं वो केवल ठोस में चलती है। एस तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है क्योंकि इनसे शैलों का विस्थापन होता है, नहीं। सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है एल तरंगे जिसको लौ तरंग भी कहा जाता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी एस नहीं होती है। तो इसमें अगर गलत की बात करें तो इसमें केवल तीसरा कथन जो है वो असत्य है। अगले सवाल को देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग
भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? दोस्तों अगर स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें तो ये भारत के चारों महानगरों को जोड़ता है। तो देखिए दोस्तों, भारत के जो चारों महानगर हैं वो है हमारे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? तो दोस्तों इसमें उपयोग किया जाता है मैग्नेटाइट का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इस आंदोलन को किया गया था उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है, नोकरेक जैव मंडल निश्चय मेघालय की निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों का हिस्सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा यह गारो पहाड़ी का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी में बनने वाली चक्रवाती अवदाब, पूर्वी जेट स्ट्रीम, सूर्य का दक्षिणायन होना। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सूर्य दोस्तों जब दक्षिणायन यानी कि नीचे की ओर जाता है, यानी कि विषुवत रेखा से नीचे जाता है, तो जो मानसून है वह लौटने लगती है। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो दोस्तों वह है लद्दाख और जास्कर श्रेणी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपीएससी प्री में भी पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा काफी अधिक होती है तो इसलिए वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, ये तो सही है। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है, जबकि पूर्वी घाट का विकास सतत नहीं है, ये भी सही है। उडुगमंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। दोस्तों ये भी सही है। उसके बाद पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगाड़ा है, नहीं दोस्तों यही गलत है। पूर्वी घाट के अगर सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो वह महेंद्रगिरी है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो अपने अगले सवाल को देखते हैं। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है आपका हिमालय और उत्तराखंड हिमालय। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, ग्रेट किनाबालू पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह मलेशिया में स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, और यह मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगला सवाल है, नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो दोस्तों अगर नागफनी की बात करें तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है यह इसके तना में ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? तो दोस्तों उस पादप का नाम है घटपर्णी, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन, बिल्कुल, हाइड्रोजन बिल्कुल, और ऑक्सीजन तो होगा ही। नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें नहीं होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाना है, एक तरफ अंग है और दूसरी तरफ उसकी क्या विशेषता है? तो चलिए दोस्तों हम इसको मिलाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अमाशय की, तो दोस्तों यह अम्ल का निर्मोचन करता है, यानी कि ए में तो हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद छोटी आंत पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण बिल्कुल 2 हो जाएगा। बड़ी आंत की बात करें तो जल अवशोषण बिल्कुल। यकृत की बात करें तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिसे ऐंठन होती है? तो दोस्तों वह होता है लैक्टिक अम्ल। याद रखिएगा, जब भी हमारे किसी पेशी में जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है और वहाँ पर लैक्टिक अम्ल स्रावित होता है, जिससे वहाँ पर ऐंठन होने लगता है। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खामीर ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो दोस्तों वह उत्पादित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं परिताड़िका, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको आइरिस भी बोलते हैं। अगला सवाल है, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसके लिए उत्तरदायी है गोल्जी उपकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है? दोस्तों तब वह बैगनी रंग का होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सूची 1 को 2 के साथ मिलाइए। एक तरफ पदार्थ है और दूसरी तरफ पीएच है। चलिए दोस्तों आपको हम थोड़ा सा पीएच के बारे में बताते हैं। देखिए, जो न्यूट्रल पीएच होता है यानी कि जो उदासीन होता है वह 7 होता है। यदि पीएच का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय होगा। और पीएच दोस्तों जो हमारा होता है वह 1 से 14 तक होता है और पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। याद रखिएगा। अब देखिए, मानव रक्त का जो पीएच होता है वह दोस्तों 7.3 से 7.5 तक होता है, यानी कि औसतन उसको 7.4 बोला जाता है। तो ए में तो हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूध, तो दोस्तों दूध का पीएच होता है हमारा 6.4। उसके बाद सी में हमारा दिया हुआ है मानव लार। तो दोस्तों अगर लार की बात करें तो इसका जो पीएच होता है वह होता है 5.5 से 7.5, यानी कि ये हो जाएगा। और मूत्र का होता है 6.5 से 7.5, तो इसका डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? देखिए दोस्तों, अगर सोडा की बात करें तो इसमें हम उपयोग करते हैं बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। और दोस्तों इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। याद रखिएगा। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों पोटेशियम बहुत अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद गोल्ड यानी कि सोना बहुत कम अभिक्रिया करता है। अगला सवाल है, यदि प्रकाश के पथ को अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय अपने किनारों पर मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रभाव को दोस्तों हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो दोस्तों इसमें लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। याद रखिएगा। और दोस्तों यह जो अंतर है वो क्यों होता है? तो यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा। दोस्तों अगर इसका पहला सवाल है तो हम इसमें क्या बताए हैं आपको? इसका सही जवाब होगा प्रकाश का विवर्तन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन, नियंत्रित संलयन। देखिए दोस्तों, तो यह होता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर और जो परमाणु बम है वह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो दोस्तों प्रोटियम में जो है
कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? तो दोस्तों अगर हरित क्रांति की बात करें तो वो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावकारी था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। देखिए दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र में मुख्य रूप से उद्योगों को रखा जाता है। चलिए, तो उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र, वानिकी प्राथमिक क्षेत्र, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र और विनिर्माण यानी कि उद्योग से संबंधित है, तो यही हमारा द्वितीयक क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? देखिए दोस्तों, तो यह है हमारा, अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और जो शहरी क्षेत्र है वहां पर 2100 कैलोरी, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा केरल, याद रखिएगा। केरल में प्रति 1000 बच्चों में मात्र 5 बच्चे ही मरते हैं, यानी कि यहाँ पर सबसे जो कम है वो शिशु मृत्यु दर है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? तो दोस्तों इसका प्रकाशन किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड है? देखिए दोस्तों, तो किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का पता लगाने के लिए जो सबसे अच्छा मानदंड है वह है प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है, ठीक है, तो अधिक श्रम प्रदान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो दोस्तों यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है, याद रखिएगा। आपको बता दें कि जो अर्थव्यवस्था है इसको 3 भागों में बांटा जाता है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसा है जिस अर्थव्यवस्था में जो पूंजी लगाने का अधिकार होता है वह पूंजीपति लोगों के पास ही होता है। और अगर हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था की तो इसमें जो उत्पादन के साधनों पर जो स्वामित्व होता है वह सरकार का होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है वह पूंजीवादी व्यक्ति और सरकार दोनों के पास होता है। तो भारत में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। लेकिन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी रूप को अपनाया गया? तो देखिए दोस्तों, इसको अपनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था? तो दोस्तों वो थे दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले इन्होंने ही भारत की प्रति व्यक्ति आय निकालने का प्रयास किया था, और वो भी कब? तो 1868 ईस्वी में, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता है। अगला सवाल है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, क्योंकि यह एक वैध मुद्रा है, क्योंकि यह क्रय विक्रय का माध्यम है। दोस्तों देखिए, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? तो दोस्तों इसको जारी किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों यह अभियान शुरू किया गया है आयुष मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम
किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों इसको विकसित किया है डीआरडीओ, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम था ऑपरेशन गगन शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत के पहले पीपीपी मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का घर बन गया है? तो दोस्तों उस शहर का नाम है इंदौर। इंदौर की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में है और लगातार कई वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। अगला सवाल है, म्यांमार भूकंप के 2025 म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन करुणा, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार के लिए ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों इसमें हरियाणा जो है वो शीर्ष पर रहा था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस वन्य जीव अभयारण्य में एक यूरेशियन गोसावक एक मध्यम बड़े आकार का शिकारी पक्षी देखा गया? तो दोस्तों उस अभयारण्य का नाम है गौताला वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों हमारे ऑप्शंस है, मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करना, आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करना। दोस्तों इसका सही जवाब है आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों इसका अगर सही जवाब की बात करें तो वह हो जाएगा जयपुर राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इग्ला एस किस देश द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है? तो दोस्तों यह जो है यह भारत का है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, उड़ीसा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है सिमलीपाल अभयारण्य को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों उस सैन्य अभ्यास का नाम है वायु शक्ति व्यायाम, यानी कि वायु शक्ति एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों अगर नहीं पाई जाने की बात करें तो इसमें रेतीली दोमट नहीं पाई जाती है। चिकनी और चिकनी दोमट होती है, दोमट होती है, रेतीली दोमट नहीं होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों अगर ब्रिटिश सेना की बात करें तो इसमें उनका नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बक्सर की लड़ाई की बात करें तो यह 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में हुआ था। दोस्तों इसमें एक तरफ अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, तो इसमें भारत की तरफ से था बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह, और इसमें बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था मीर कासिम। तो दोस्तों इसमें मीर कासिम भी मुख्य भूमिका में भारत की तरफ से था, तो मीर कासिम की इसमें हार हो गई थी, जिसके बाद एक तरह से अंग्रेजों का लगभग पूरे भारत पर कंट्रोल हो गया था।
अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में 115 एकड़ भूमि का टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पटना में, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला है फाल्गु गया, बिल्कुल सही है। सोन नदी हाजीपुर, ये भी सही है। सरयू छपरा गलत है दोस्तों, जो छपरा है यह गंगा नदी के किनारे है और पटना तो गंगा के किनारे है ही, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, बिहार का पहला आदिवासी खेल अकादमी अल्फा किस जिला में बनाया गया है? तो दोस्तों इसको बनाया गया है पटना में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों अगर हम इसके सही संधि विच्छेद की बात करें तो वह हो जाएगा अंतर्निहित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम किसे माना जाता है? तो दोस्तों वह माना जाता है अमीर खुसरो को, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी? देखिए दोस्तों, तो जो एडवर्सिटी है यह एक प्रकार का भावना है। एडवर्सिटी का मतलब होता है उल्टा, तो यह एक प्रकार का जो है भावना है, तो यह जो भावना है तो यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। देखिए, वी कुड सी वाइड एलिफेंट्स बाथिंग इन लॉर्ड रिवर, एनी रिवर, नन रिवर, बाथिंग इन द रिवर। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर नन, यानी कि कोई भी यहां पर प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। अगले सवाल को देखते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हो, 6% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जीतने वाले उम्मीदवार के कुल मतों का 58% वोट से दूसरे उम्मीदवार को 11,000 वोट से हरा दिया, तो दिए गए कुल वोटों की संख्या। दोस्तों आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, हमारे पास उतना स्पेस नहीं है। अगला सवाल है, 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का अनुपात इतना है, तो ब्याज की दर क्या होगी? दोस्तों आप इसको हल कर लीजिएगा। हम अगले सवाल को देखते हैं। यदि s बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन, दोस्तों हल कर लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों तो इस प्रकार से हमारा आज का जो सेशन था वह समाप्त हुआ। आपको अगर अपना कोई राय देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके बाद में अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।